हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू प्रिंट इन टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज इन सी लैंग्वेज। तो आइए पहले तो ये समझ लें कि यहाँ केवल प्रोग्राम बनाना ही नहीं सीख रहे हैं, बल्कि हम ये भी सीख रहे हैं कि प्रोग्राम को बनाने के लिए शुरुआत कैसे करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है, खासतौर पे बिगनर्स का, कि उन्हें लॉजिक क्लिक ही नहीं करता, उन्हें लिखना समझ में ही नहीं आता। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ टिप्स और गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको अपनाइए। सबसे पहली टिप तो मैं ये दे रहा हूँ कि आप प्रोग्राम को अच्छे से पढ़ें। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आपको बनाना क्या है। हो सकता है कई लोगों को नहीं मालूम हो कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, तो पहले उन्हें पता होना चाहिए कि फिबोनाची सीरीज़ क्या है, उसके बाद ही वो प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज़ क्या है, ताकि हमें एक क्वेश्चन समझ में आए कि हमें करना क्या है। फिबोनाची सीरीज़ एक बड़ी ही फेमस सी सीरीज़ है। इसके ऊपर काफ़ी सारा लिटरेचर है, पर अभी हम उसके डिस्कशन में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। स्टार्टिंग सीरीज़ का 1 से होता है। शुरुआत में 2 टर्म इस सीरीज़ के 1 होते हैं, फिर हर टर्म पिछली 2 टर्म का सम है, यानी इन दोनों को जोड़कर मुझे अगला टर्म मिल जाएगा, दैट इज़ 2। अब आखिरी के 2 टर्म्स को देखिए, 1 और 2, इनको जोड़कर मुझे मिल जाएगा अगला टर्म, दैट इज़ 3। फिर इन दोनों को जोड़कर मुझे अगला टर्म मिल जाएगा, दैट इज़ 5। फिर मुझे अगला मिल जाएगा 8, यानी मैं प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करके नेक्स्ट टर्म बना रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरे को आगे के टर्म्स मिलते जा रहे हैं और इस तरीके से मैं सीरीज़ बना सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कहलाती है फिबोनाची सीरीज़। कई जगह पर आप देखेंगे कि ये सीरीज़ को लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दोनों ही वैलिड हैं। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 + 1 नेक्स्ट नंबर बनेगा 1। तो पिछले 2 टर्म का सम अगला नंबर है। तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी टर्म आपको निकालनी है तो वो एक्चुअल में पिछली 2 टर्म्स का सम है, टर्म n-1 और टर्म n-2। लेकिन जो पहली टर्म और दूसरी टर्म है वो फिक्स रहेगी, क्योंकि उसको निकालने के लिए उसके पहले 2 टर्म नहीं होंगी। तो यदि आप 0 से स्टार्टिंग मानते हैं तो पहली टर्म 0 है और दूसरी टर्म 1 है। देखें, जो कि मैंने पहली टिप कही थी कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट n टर्म्स, यानी कितने टर्म्स आपको प्रिंट कराने, n मतलब यानी यूज़र से हमें एक नंबर लेना पड़ेगा। यूज़र अगर बोलता है 5 तो सीरीज़ की पहली 5 टर्म्स हमको प्रिंट करानी होगी। और अगर यूज़र बोलता है नहीं, मुझे 10 टर्म्स प्रिंट करानी है, तो आप फिर 10 टर्म्स प्रिंट करा दीजिए। तो इस तरीके से कितनी टर्म्स प्रिंट करानी है ये यूज़र से हमें पूछना है। तो प्रोग्राम आपको समझ में आ गया, आपको क्या बनाना है। अब जब आपको प्रोग्राम समझ में आ गया तो दूसरी टिप ये है, क्योंकि अगर प्रोग्राम भी समझ में आ जाता है तो स्टूडेंट ये कहते हैं कि प्रोग्राम में लिखें क्या, हमें ये नहीं क्लियर हो रहा। तो देखिए, प्रोग्राम में लिखें क्या मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये जैसे आप प्रोग्राम बना रहे हैं, मैं कोड ब्लॉक्स पे कोडिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे मेन। आप कहेंगे ये तो आपको पता है, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर क्या लिखना है, यही आपका सवाल है, मैं इसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले आप आउटपुट इमेजिन करिए। जी हाँ, आपको प्रोग्राम लिखने के लिए पहले क्या करना होगा, आउटपुट को इमेजिन करना होगा कि अगर प्रोग्राम बन जाता है तो कोई यूज़र जब इसे यूज़ करेगा तो उसे आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा क्या, पहले उसको इमेजिन करिए, उससे आपको पता चल जाएगा आपको लिखना क्या है। तो ऐसा करके देखें। ओके, हम ऐसा करते हैं, हम एक आउटपुट स्क्रीन बना लेते हैं। ये आउटपुट स्क्रीन है। अब इस पर क्या देखना चाहते हैं आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको यूज़र से पूछना पड़ेगा कि कितने टर्म्स वो देखना चाहता है, तो हम प्रिंट करवाते हैं एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। अब यूज़र क्या एंटर कर रहा है, मान लीजिए यूज़र ने एंटर किया 6। तो यूज़र ने जैसे ही 6 एंटर किया तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, फिबोनाची सीरीज़ के 6 टर्म्स, 0 1 1 2 3 5, कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये 6 टर्म्स प्रिंट हो गए। अगर इस तरह का प्रोग्राम होगा तो अब आप देखते से ही आपको क्लिक कर गया होगा। ये आपको लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में, आप ऐसा डायग्राम बना के लिखेंगे ना तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। जो चीज़ दिख रही होती है उसके बारे में हम ज़्यादा बेटर सोच पाते हैं। तो अगर हमें ये दिख रहा है सामने तो हम समझ पा रहे हैं कि एंटर नंबर प्रिंट करवाना है,
तो एंटर नंबर कैसे प्रिंट होगा, हमें printf लिखना पड़ेगा। printf में लिखेंगे एंटर अ नंबर। ओके, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यूजर एक नंबर एंटर करेगा। अब हम जानते हैं वो नंबर कैसे एंटर होता है, इनपुट कैसे होता है, तो स्कैनएफ की मदद से होता है। स्कैनएफ में लिखा %d, और तभी हमको ध्यान आया कि अरे यहाँ तो हमें किसी वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, तो वेरिएबल का नाम पहले डिक्लेयर करना होगा। तो हमने यहाँ जाके वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे आउटपुट स्क्रीन पे देखना है सीधे सीधे वो नंबर्स जो सीरीज के टर्म्स हैं। यानी अब हमें लॉजिक बनाना पड़ेगा, कोई printf लिखेंगे जिससे कि हमें, ये हमने printf लिखा और हमने नंबर प्रिंट करा दिया, नंबर प्रिंट करा दिया लेट्स से आई। लेकिन एक दिक्कत है, आई डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। ओके, अच्छा, लेकिन आई की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, इतने सारे नंबर तो नहीं, एक बार में तो एक ही नंबर प्रिंट करेगा, और हमें यहाँ कितने नंबर्स प्रिंट कराने हैं, 6। ओके, तो इसका मतलब मुझे इस printf को 6 बार चलाना पड़ेगा। अगर printf को 6 बार चलाऊंगा तो वो लूप की मदद से हो पाएगा। तो मैंने लिखा i की वैल्यू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि n अगर 6 है तो 6 बार चलेगा, तो ये लूप 6 बार चलेगा। पर फिलहाल तो ये क्या प्रिंट कर देगा, i की वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6, ये थोड़ा ना प्रिंट कराना है, हमें तो फिबोनाची की सीरीज के नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। ओके, तो फिर उसका तो कुछ लॉजिक बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हमें कुछ कोडिंग में करेक्शन करना है और उसका लॉजिक हम बनाते हैं। अब अगर मुझे मालूम है कि पहले 2 नंबर तो फिक्स हैं, उसके आगे के नंबर्स, अगर पहले 2 नंबर मुझे मालूम हो तो फिर मैं आगे के नंबर्स तो प्रिंट करा सकता हूँ, पर पहले 2 नंबर मुझे कैसे मालूम होंगे। तो अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हों a और b, ठीक है, और मान लीजिए इसके 2 शुरुआत के नंबर 0 और 1 इसके अंदर हैं, a में 0 है और b में 1 है, तो मैं इन दोनों का सम एक तीसरे वेरिएबल c में रख लेता हूँ, दैट इज़ 1, और इसको प्रिंट करा देता हूँ। मतलब ये c वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैं प्रिंट करवाऊंगा, गॉट इट, और ये a और b का सम है c में, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं c की वैल्यू b में पहुंचा दूंगा और b की वैल्यू a में पहुंचा दूंगा, पर पहले b की वैल्यू a में पहुंचाऊंगा। मतलब a के अंदर b की वैल्यू असाइन करवा दूंगा, तो ये 1 इधर आ जाएगा, और b में c की वैल्यू, तो फिर ये 1 इधर आ जाएगा, तो दोनों में 1 हो जाएगा। और अब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी, राइट। फिर मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, तो स्क्रीन पे ये 1 प्रिंट हो चुका, ये 2 प्रिंट हो चुका है। प्रिंट होने के बाद मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, फिर से b की वैल्यू a में आ जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी है 1, तो a में क्या आ गया 1, और फिर c की वैल्यू b में आ जाएगी, तो ये 2 किस में आ जाएगा b में, और फिर इन दोनों का सम करके c में असाइन कर देंगे, तो 1 + 2 हो जाएगा 3, और फिर इसको हम करा देंगे प्रिंट, यानी इसके अंदर अपन प्रिंट का कोड भी लिखते हैं, है ना, प्रिंट करवा दूँ किसकी वैल्यू, c की वैल्यू, ठीक है। तो c 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से इसको दोहराऊंगा, b की वैल्यू a में जाएगी और c की वैल्यू b में जाएगी, और फिर दोनों का सम करके c में स्टोर करूंगा और इसको प्रिंट करा दूंगा। इस तरीके से सीरीज हमारी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन शुरुआत के 2 नंबर कैसे प्रिंट होंगे, हमें यह भी सोचना है। यानी c में वैल्यू 1 थी, तो सीरीज यहां से प्रिंट होना स्टार्ट हुई है 1 2 3 5, तो हमें इसके पहले 2 नंबर्स और प्रिंट कराने, तो मैं चाहता हूं कि 1 प्रिंट हो, तो c में पहले 1 रहे, ठीक है। तो 1 कैसे रहेगा, अगर इसको रिवर्स करके देखें, b की वैल्यू a में जाती थी, तो उसको पीछे करके देखें तो b की वैल्यू a में गई होगी, तब तो इधर 0 आया होगा ना। एक स्टेप मैं इसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, b में 1 था तो वो c से b में आया होगा, और a में 0 था तो वो b से a में आया होगा, क्योंकि इसी तरीके से हमने आगे कोडिंग प्रोसीड करी है। तो फिर ऐसा क्या नंबर होगा a में जो a प्लस b करने से c की वैल्यू बन रही हो, तो डेफिनेटली यहाँ 1 रहा होगा, तभी तो 1 0 मिलकर 1 बना होगा, ठीक है। अच्छा, एक स्टेप और पीछे जाएं,
तो सी ने अभी तो 1 प्रिंट कर दिया ना ये वाला, अभी 0 भी प्रिंट कराना, तो सी में वैल्यू इससे पहले क्या होनी चाहिए, 0, मतलब बी में जो वैल्यू है वो इधर होनी चाहिए थी, और ए में जो वैल्यू थी वो बी में होनी चाहिए थी। तो फिर ए में क्या होना चाहिए, ए में ऐसा कुछ बताइए जो ए प्लस बी करने से सी की वैल्यू यानी 0 आ जाए, तो ऑब्वियसली ए में होना चाहिए -1। यस, तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और ए की वैल्यू इनिशियली रखते हैं -1 और बी की वैल्यू इनिशियली रखते हैं 1, और ए और बी का सम जो भी आता है वो प्रिंट करा देते हैं, और उसके बाद बी की वैल्यू ए में, सी की वैल्यू बी में पहुंचाते हैं, और इस प्रक्रिया को चलाते हैं कितनी बार, जितना यूजर ने एंटर किया है, यानी एन की वैल्यू, जैसे 6 एंटर किया है तो एन की वैल्यू 6 है। तो हमें यहाँ 2 और वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, एक वेरिएबल ए जिसकी वैल्यू शुरुआत में रहेगी -1, और एक वेरिएबल बी जिसकी शुरुआत में वैल्यू रहेगी 1, और एक वेरिएबल सी। अब ये लूप चला रहा हूँ, लूप के अंदर सबसे पहले क्या होगा, देखिए लूप की बॉडी स्टार्ट कर दी, और printf बाहर चला गया है, इसको अंदर कर लेता हूँ। तो ये ओके, अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे सी में असाइन करवाना है ए प्लस बी, है ना। तो सी, ए और बी में क्या था, -1 और 1, ये दोनों का सम हो गया, सी में चला गया यानी 0, और यहाँ printf में मैं आई की वैल्यू ना प्रिंट करा के किसकी वैल्यू प्रिंट करा दूँ, सी की वैल्यू। अच्छा, ये प्रिंट हो जाने के बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद ही होना चाहिए कि ए के अंदर बी की वैल्यू असाइन हो जाए और बी में सी की वैल्यू असाइन हो जाए, और ऐसा होने के बाद फिर से ये लूप चल रहा है तो आई की नेक्स्ट वैल्यू के लिए, और फिर से क्या होगा, ए और बी का सम सी में जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा, फिर ए और बी अपडेट होंगे, फिर ऊपर आएंगे तो ये लूप चलेगा, और ये प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसको एक बार रन करके और देख लेते हैं। तो आपने देखा सबसे पहले हमने क्या किया, हमने प्रोग्राम को पढ़ के ठीक से समझा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने लॉजिक, हमने पहले आउटपुट इमेजिन किया, आउटपुट इमेजिन किया तो हमें समझ में आया कि हमें क्या क्या लिखना चाहिए, हमें printf लिखना चाहिए, scanf लिखना चाहिए। उसके बाद जो हमारा असली लॉजिक वाला समय आ गया, तब हमने लॉजिक बनाना स्टार्ट किया। हमने एक एग्जांपल लिया कि n की वैल्यू अगर 6 है तो फिर हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। ये जो लॉजिक हमने बनाया है, ये लॉजिक बनाना ही टफ चीज़ होती है, और इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे अगर मैंने 6 एंटर किया तो शुरुआत के 6 टर्म्स इसमें प्रिंट हो रहे हैं। अभी मैं इसको एक बार और रन करके आपको बताता हूँ और कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर देता हूँ, जिससे कि हम ज़्यादा नंबर्स इस सीरीज़ के दे पाएँ। जैसे मैंने लिखा 15, तो इस सीरीज़ के 15 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हर टर्म पिछले 2 टर्म्स का सम है। तो आई गेस आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.mysirji.com। इनफैक्ट आप ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ रखी हुई है, यानी आप पूरा कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये साइट पे आपको कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस एंड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे। जैसे कि ये प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो आप देख रहे थे, आप इस साइट पे देखेंगे सारे वीडियो चैनल्स, सारे वीडियो हिंदी में हैं, और ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। डेली मैं 2 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको डेफिनेटली जब भी आप साइट को विजिट करते हैं तो कुछ नई चीज़ें मिल ही जाती हैं। आज की डेट में 2 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, हो सकता है कि आगे जाके मैं कुछ ज़्यादा वीडियोस एक दिन में अपलोड कर पाऊँ, पर जो भी है, आप लोगों के पास काफ़ी सारे वीडियोस अभी तक हो चुके हैं, और नए वीडियोस अभी मैं बनाता जा रहा हूँ। अब ये मैं आप तक पहुँचा कैसे रहा हूँ, तो मैं जस्ट फेसबुक पे शेयर करके या यूट्यूब पे रख के मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं क्योंकि ये फ्री में पहुंचा रहा हूं, तो मैं कोई मार्केटिंग में कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व कर सकता। तो अगर मैं इसको फैलाना चाहता हूं और आपको लग रहा है कि आपके काम का है, तो डेफिनेटली कई और लोग होंगे जिनके ये काम का हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी है कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको स्प्रेड करिए, जितना हो सकता है इसको शेयर करिए, ताकि ये उन लोगों तक भी पहुँचे जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।